नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आप सबको बिहार के सियासी उठापटक के बारे में मालूम ही होगा। मालूम ये भी होगा कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करना चाहते थे। आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं थी, पर लगता है बीजेपी उनका यह प्रस्ताव मान चुकी है। अब लगभग ये भी तय हो चुका है कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हो। संभवतः राज्यसभा का चुनाव और बजट पास होने के बाद बिहार विधानसभा भंग हो जाए। नीतीश जी उसके बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे या राष्ट्रपति शासन के तरह के तहत चुनाव होगा, इसका जवाब तो भविष्य में के गर्त में ही है। अब सवाल है कि जब सब कुछ ठीक है तो समस्या क्या है? मीडिया बिहार के सियासी तापमान को क्यों बढ़ा रखा है? नीतीश जी सदन का सामना करने से क्यों हिचक रहे हैं? वो दिल्ली क्यों आए हैं? आज इसी सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी है कि तेजस्वी के बयान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, वो मीडिया इतना महत्व क्यों दे रही है? सवाल विधानसभा भंग करने से शुरू करते हैं। वर्तमान विधानसभा को लगभग 3.25 साल हुए हैं, पौने 2 साल अभी भी बचे हुए हैं। बहुत से विधायक अपने बचे हुए पौने 2 साल का कार्यकाल पूरा करके ही चुनाव में जाना चाहते हैं। लगभग सभी पार्टी के विधायक पटना में आपको यह कहते हुए मिलेंगे कि बड़े नेता खुद तो चुनाव लड़ते नहीं हैं और हमें चुनाव में झोंक देते हैं, चाहे राजद हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो। सबके अधिकांश विधायक अभी चुनाव नहीं चाहते हैं। मतलब ये विधायक नीतीश कुमार के विधानसभा भंग करने से नाराज हैं। इन विधायकों में आक्रोश है नीतीश कुमार के प्रति। नीतीश कुमार संभवतः अंतिम विधानसभा 1985 में लड़े थे। वो विधान परिषद का सदस्य रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। अब इस स्थिति में यह बड़ी बात नहीं होगी कि विधायकों की नाराजगी सरकार को गिरा दे। हाँ, अगर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करने की जिद छोड़ दें तो तस्वीर बदल सकती है। अब बात मांझी का करते हैं। मांझी जी के जो पुत्र मंत्री हैं वो एमएलसी हैं, एमएलए नहीं हैं, इसलिए वो सदन में विश्वास मत का वोट नहीं डाल सकते हैं। मांझी जी और उनकी समधन एमएलए है जो वोट कर पाएंगे। इन दोनों के अलावा 2 और विधायक हैं हम पार्टी के, जो मांझी जी के सिंबल पे लड़े तो थे, पर थे जेडीयू के। एक अनिल सिंह को मंत्री बनाने की मांझी जी की मांग दरअसल हम पार्टी को बचाने का प्रयास भर है। यह मांझी जी को भी पता है कि उनके दोनों विधायक कभी भी टूट सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वीआईपी पार्टी को भाजपा अपने आप में समाहित कर लिया था। इसलिए मांझी से कोई बहुत बड़ा खतरा कम से कम मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो सवाल उठता है, मीडिया में फिर इतनी चर्चा क्यों है? मांझी मीडिया के पोस्टर बॉय क्यों बने हुए हैं? इसकी वजह है नीतीश के पास बहुमत का बहुत ही थीन मार्जिन होना। कल्पना कीजिए, हम पार्टी के विधायक सदन में विश्वास मत के समय गैर हाजिर हो रहे और जो विधायक चुनाव ना चाहते हैं वो बीमार पड़ जाएं तो क्या होगा? नीतीश का इकबाल कम हो रहा है। विधायक अपने अपने चुनाव क्षेत्र के गणित के अनुसार अपना अपना रास्ता खोजने में लगे हुए हैं। विधायकों को अब नीतीश जीत की गारंटी नहीं लग रहा है। हर विधायक अपना वह रास्ता खोज रहा है जहां पर उसको टिकट और जीत दोनों सुनिश्चित मिले। भाजपा और जेडीयू कि इस नए गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। यह कहना भर काफी नहीं है कि बल्कि यह कहना कि यह पूर्णतः बेमेल गठबंधन है। बिना किसी होमवर्क का कर लिया गया है, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। वैसे बिहार की तीसरी नंबर की पार्टी जेडीयू, पहली नंबर की पार्टी आरजेडी और दूसरी नंबर की पार्टी बीजेपी के सियासी मजबूरी का जमकर फायदा उठाया, पर अब शायद नीतीश की चालाकी ही उनके राजनीतिक वजूद को मिटा देगा। जब आप पीक पर होते हैं तो एकमात्र रास्ता ढलान का, नीचे आने का ही होता है।
पर नीतीश जी इस तरह से नीचे आएंगे इसका एहसास शायद उनको भी ना रहा हो। पर अब यह तय मान लीजिए कि 12 तारीख को जो होगा उसका असर राजनेताओं पर क्या होगा, यह तो समय बताएगी। पर उत्साह से लबरेज इन युवाओं का क्या होगा जो 2025 तक बम्पर बहाली का आस लगाए बैठे थे। क्या नीतीश कुमार को इस बात का जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा कि बिहार में पिछले 1 डेढ़ महीने से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। कितना वैकेंसी निकल जाता इस बीच में। आखिर बहाली की प्रक्रिया को बीच में रोकने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की नहीं होती तो किसकी होगी। धन्यवाद।